कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर प्रधानमंत्री मोदी लगातार सवाल उठा रहे हैं, जिसके बाद से लगातार सियासी बयानबाजी का दौर जारी है। एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। असदुद्दीन ओवैसी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम मोदी का भाषण देखकर ऐसा लगता है जैसे भारत का वजीर आजम नहीं बल्कि हिटलर बोल रहा है। ओवैसी ने रैली को संबोधित करते हुए यह भी कहा कि आपको याद दिला रहा हूं, मैंने संसद के सेशन के दौरान कहा था कि आज भारत का मुसलमान 1930 के यहूदी की तरह है जो जर्मनी में यहूदी थे, उन्हें अपनी तरह समझता है। तो प्रधानमंत्री मोदी की तुलना यहां पर ओवैसी ने तानाशाह से की है। क्या कुछ असदुद्दीन ओवैसी ने अपने इस तंज भरे बयान में कहा, सुन लीजिए जरा। कल का भाषण नरेंद्र मोदी का ऐसा नजर आ रहा था कि हिटलर बोल रहा है, भारत का वजीर आजम नहीं बोल रहा है। और आपको याद दिला रहा हूं, मैंने पार्लियामेंट में जब हिटलर ने यहूदियों को गैस के चेंबर में डालकर मार दिया, ऐसे ही नहीं डाला, पहले हिटलर ने तकरीर करना शुरू कर दिए यहूदियों के खिलाफ। यही तरह इस तरह तकरीर कर रहे नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी, आप प्रधानमंत्री हैं, इस देश के प्रधानमंत्री आपको जेब नहीं देता कि आप भारत की इतनी बड़ी आबादी के ताल्लुक से इस तरह की बकवास करें। इन तमाम बयानों को देखकर आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर चुनावी मैदान में भाषा किस स्तर तक पहुंच जाती है। हिटलर से देश के पीएम की तुलना आखिर क्यों की गई, यह सवाल भी आपके मन में होगा। साथ ही आप यह भी सोच रहे होंगे कि सियासी कायदा गाली से क्या होता है फायदा। यह सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि चुनावी मैदान में अक्सर इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही मुद्दा विहीन चुनाव इसीलिए क्या चला जा रहा है, गाली वाला दाव। यह भी सवाल होगा आपके मन में कि विपक्ष की शब्दावली आखिर इतनी क्यों गिरती चली जा रही है। इन तमाम सवालों के ऊपर बहस करेंगे। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है। शाइना एनसी हैं, बीजेपी की प्रवक्ता हैं, साथ ही घनश्याम तिवारी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, सीमा मलिक हैं, एनसीपी प्रवक्ता, साथ ही हर्षवर्धन त्रिपाठी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है जी न्यूज पर। और आज सुबह की पहली बड़ी बहस जो है वो इसी मुद्दे को लेकर करेंगे कि क्या आखिर चुनावी मैदान में गाली ही एकमात्र ब्रह्मास्त्र बचता है। इस पर बहस हम करें उससे पहले आपको जरा यह भी दिखा देते हैं कि आखिर इस मुद्दे पर हम बहस क्यों कर रहे हैं, क्यों चुनावी मैदान के अंदर चढ़ते सियासी पारे के बीच ये सवाल चुभ रहे हैं। तो देखिए, ये जो तमाम सवाल हैं वो इसलिए खड़े हैं कि ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी की तुलना हिटलर से कर दी है। हिटलर जो तानाशाह के तौर पर इतिहास में दर्ज है। पीएम के बयान पर ओवैसी का ये पलटवार सामने आया है। इसी मुद्दे के ऊपर हम बहस कर रहे हैं। साथ ही ओवैसी ने जिस तरीके से कहा कि अफसोस है आप पीएम हैं, ये तंज भरे तीखे तल्ख लहजे वाले असदुद्दीन ओवैसी के बयान जो हैं, उसी के बाद इस मुद्दे पर बहस जरूरी हो जाती है। पीएम के परिवार को लेकर जिस तरीके से टिप्पणियां हुई, ज्यादा बच्चों का मुद्दा फिर से गरमाया गया, इसी मुद्दे को लेकर बहस हो रही क्योंकि प्रधानमंत्री ने बांसवाड़ा की रैली में जो कुछ कहा था उसके बाद से सियासी जो हंगामा है वो बरपा हुआ है। लगातार इस मुद्दे के ऊपर बहस हो रही है और तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं रुख करना चाहूंगा शाइना आपका कि इस पूरे मुद्दे के ऊपर जो बहस हो रही है इसलिए भी हो रही है क्योंकि सियासी मैदान के अंदर जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, पहले प्रधानमंत्री का बयान आता है, उसके बाद पलटवार में असदुद्दीन ओवैसी उसी लहजे में बोलते हैं जिसके लिए वो जाने जाते हैं। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी पहली बार भड़कावे हुए शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। उनका ये एक स्टाइल रहा है हमेशा प्रधानमंत्री को टारगेट करना, हमेशा वोट बैंक की राजनीति करना, हमेशा अपीजमेंट पॉलिटिक्स करना। शायद उनको ये भी टिप्पणी करनी चाहिए थी कि कांग्रेस के उनके मैनिफेस्टो में जिस ढंग से मुस्लिम लीग जैसा मैनिफेस्टो, जहां वो कहते हैं कि जिसकी इतनी आबादी उतना हक, ये बयान के ऊपर भी टिप्पणी करते हैं। शायद वो भूल चुके हैं कि सचर कमेटी रिपोर्ट ने क्या कहा कि देश में भारत के मुसलमान सबसे शिक्षित, सुरक्षित और आत्मनिर्भर है। और शायद वो ये भी भूल चुके हैं कि भारत में जब एक ट्रिपल तलाक लागू होता है तो मुसलमान महिलाओं को क्या सम्मान मिलता है। लेकिन ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है कि चुनावी दौर में मोदी जी को टारगेट बनाना, मोदी जी के ऊपर टिप्पणी करना। लेकिन घनश्याम तिवारी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, घनश्याम जी का भी रुख कर लेते हैं। घनश्याम जी, लगातार ये जो सवाल उठाए जाते हैं विपक्ष की तरफ से कि तानाशाह का रवैया हो गया है, मनमानी की जा रही है, एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। हालांकि कानून से विपक्ष कई नेताओं ने दरवाजा जब खटखटाया उनको राहत नहीं मिली। ये तमाम आरोप क्या गिरती हुई भाषा को लेकर लोगों के मन में राजनीतिक दलों और उनके नेताओं की छवि खराब नहीं कर रहे हैं? नमस्कार आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को।
गिरती हुई छवि, राजनेता, ये सब घुमा फिरा के कहने वाली बातें हैं। बिल्कुल स्पष्ट कहूँगा, जो प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया वो एक घिनौना प्रोपेगेंडा था और वो एक विशैला हेट स्पीच था। और वो प्रोपेगेंडा इसलिए था कि प्रधानमंत्री पीएमओ की साइट 10 दिसंबर 2006 को डॉक्टर मनमोहन सिंह के बयान के ऊपर जो टिप्पणी छपी हुई है, ये प्रधानमंत्री कार्यालय की वेबसाइट पर है कि फर्स्ट क्लेम ऑन रिसोर्सेज रेफर्स टू ऑल द प्रायोरिटी एरियाज लिस्टेड। घनश्याम जी, ये वो वाला जो भाषण है वो कई बार हमने भी दर्शकों को सुनाया है, चर्चा में कई बार आया है। हम तो आज की बात कर रहे हैं। एक सेकंड, आप बीच में टोकिए मत। मैं कहाँ से ये बातें शुरू हुई? मैं कह रहा हूं कि आपने भाषण सुनाया होगा, लेकिन इस क्लैरिफिकेशन को मीडिया को प्रस्तुत करना चाहिए। और ये क्लैरिफिकेशन अगर प्रधानमंत्री कार्यालय की वेबसाइट पे है तो देश के प्रधानमंत्री को पता है। अगर देश के प्रधानमंत्री को पता है तो वो एक घिनौना प्रोपेगेंडा और एक विशाली हेट स्पीच क्यों दे रहे हैं? और अगर वो दे रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन मूक दर्शक बन के क्यों बैठा हुआ है? और अगर वो बैठा हुआ है तो हम जिस तरह के का राजनीतिक चरित्र देखते हैं उसमें दो उदाहरण सामने आते हैं। एक अनिल मसीह, चंडीगढ़, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कारिंदे ने पूरे इलेक्शन को भ्रष्ट कर दिया और जेपी नड्डा उसको सेलिब्रेट कर रहे थे उसी दिन। और शाइना जी, घनश्याम जी कह रहे हैं कि आप पूरी तरीके से प्रोपेगेंडा फैला रही हैं और प्रोपेगेंडा के सहारे चुनाव जीतने की कोशिश हो रही है, सीधा आरोप। अभी देखिए इनके पास, मेरी आदत नहीं है कि जब कोई बोल रहे हैं उसके बीच में बोलूं, तो अभी मेरा वक्त आ गया, मुझे बोलने दीजिए और मेरी बात सुन लीजिए। जब 60 करोड़ लाभार्थियों के लिए एक उज्ज्वला मिलता है तो क्या ये जात पात धर्म के आधार पे है कि मुसलमान कौन हिंदू कौन? जब प्रधानमंत्री आवास योजना मिलता है, क्या ये देखते हैं कि मुसलमान कौन हिंदू कौन? जब आपको 5 लाख मिलता है आयुष्मान भारत में, क्या ये देखते हैं कि हिंदू कौन मुसलमान कौन? जब ट्रिपल तलाक लागू होता है, क्या ये देखते हैं कि महिला का सम्मान हो या फिर सिर्फ ये एक टिकमार्क है? जो ये राजनीतिक रूप से कोई भी टिप्पणी करे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री के ऊपर तो मैं समझ सकती हूं, लेकिन ओवैसी जी का बयानबाजी सुन के लोग थक चुके हैं। मुसलमान कहां के कहां रह चुके हैं, किस ढंग से उन्होंने उनको एक वोट बैंक रखा है, दलितों के लिए कुछ नहीं किया है। और यहाँ इसीलिए तो सवाल खड़ा हो रहा है कि जब इतना अच्छा काम हो रहा है तो फिर आखिर इस तरीके की भाषा के इस्तेमाल की जरूरत क्यों पड़ गई चुनावी मैदान के अंदर? साथ ही सवाल इस चीज को लेकर भी खड़ा हो रहा है ना, 11वें नंबर से 5वें नंबर तक जो आर्थिक स्थिति भारत की बन चुकी है और तीसरे के तरफ जा रहे हैं। हर चलिए जल्दी से, और जो दूसरे पैनलिस्ट हैं उनका भी एक जवाब ले लेता हूं, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। है ना? और आप उसके ऊपर टिप्पणी नहीं करते हैं, क्यों डेवलपमेंट की राजनीति नहीं करते हैं, क्यों बंटवारा की राजनीति करते हैं, क्यों बोलते हैं कांग्रेस पार्टी और ओवैसी जैसे लोग कि आपका बंटवारा होगा आपका धन का, और देखेंगे कि हिंदू महिलाओं के पास कितना सोना है और हम देखेंगे कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें। आप हर्षवर्धन त्रिपाठी जी क्यों करते हैं? आपने दोनों दलों को सुन लिया। जाहिर तौर पर चुनावी मैदान में इस तरीके की चीजें आपने बतौर पत्रकार भी कई बार देखी होंगी, कई बार कवर की होंगी, और जब जब चुनाव होता है तब इसी तरीके की भाषा आपकी गिरती है और गालियों का, कई बार बीजेपी कहती है कि गालियों को गहना बना लेते हैं प्रधानमंत्री, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष कहता है कि हमारे पास खींच झल्लाहट के अलावा जब सुनवाई ही नहीं तो आखिर कोई करे क्या? क्या यही एक मजबूरी है या गाली वाला दाव कारगर भी साबित होता है? देखिए प्रणय जी, मुझे सबसे पहले तो एक बात स्पष्टता से होनी चाहिए कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने साफ साफ कहा था कि विशेषकर मुसलमानों के लिए झूठ फैलाने से लोगों को बचना चाहिए, और बाद में 10 तारीख को स्पष्टीकरण देना पड़ा था। तब के जो मीडिया सलाहकार थे उनके डॉक्टर संजय बारू, उनको स्पष्टीकरण देना पड़ा था। तो उन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, बाकायदा उनका वीडियो है, तो ये झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये ठीक रहता है। दूसरा ये, जब हम कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भाषण किया वो ठीक है या नहीं है, निश्चित तौर पर किसी भी, सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं, कोई भी व्यक्ति अगर किसी हिंदू मुसलमान किसी जाति किसी वजह से कुछ कह रहा है, राजनीति में उसकी जगह नहीं होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य देश का है कि लोकतांत्रिक तौर पर यही करके राजनीति की जाती रही, और वो राजनीति देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लेकर आज तक वो राजनीति उसमें कोई बहुत बदलाव हुआ हो, ये तो मुझे नहीं दिखता है। यानी राजनीतिक सुविधा से इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, जब विपक्ष में हो तो अलग किस्म से हमला किया जाता है, जब सत्ता में हो तो अलग तरीके से किया जाता है। सीमा मलिक, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के उस बयान के, दिसंबर 2006 के बयान का जिक्र बार बार किया जाता है और हर बार वो चुनाव के अंदर मैदान में आ जाता है। उस समय यूपीए गवर्नमेंट का हिस्सा तो एनसीपी भी थी। शरद पवार साहब अब कह रहे हैं
कि पुतिन की तरह व्यवस्था हो जाएगी। अब इस तरीके की बात की जा रही है। 2004 के अंदर भी एनडीए के साथ जाने की कवायद के अंदर एनसीपी लगी हुई थी। कई बार बैक चैनल इस तरीके के आए और खुद एनसीपी के जो नेता हैं वो इस तरीके की बातें करते नजर आए। देखिए, मुझे नहीं लगता कि एनसीपी के कोई नेता इस तरह की बातें करते नजर आए। और जिस तरह से प्रधानमंत्री जी का कल बयान आया, इवन मतलब लोग शौक में चले गए कि वो बोल क्या रहे। देखिए, जिस तरह से कि जो डेलिब्रेट मिस्टीवियस इंटरप्रिटेशन किया गया हुआ है माननीय मनमोहन सिंह जी के स्टेटमेंट का, वो जनरली देखिए सभी को बहुत उससे मतलब हम लोग तो वी आर वेरी मच डिसअपॉइंटेड। आई मस्ट से दैट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज रियली डिसअपॉइंटेड द पीपल ऑफ दिस कंट्री। जो जिस तरह की उन्होंने बातें करी, जिस तरह से उन्होंने ये बोला कि सीमा मलिक, क्या जो असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है उस बयान की भी आप निंदा करेंगे? आप उस पर भी डिसअपॉइंटेड हैं? जी देखिए, मुझे कौन से हिटलर से देश के पीएम की तुलना क्यों कर रही है, ये वाला बयान आप बोल रहे हैं? जी बिल्कुल। एक तानाशाह, एक लोकतांत्रिक देश जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसके अंदर एक निर्वाचित प्रधानमंत्री की तुलना जो है, लोकतांत्रिक देश जो है ना जी सर, ये जो लोकतांत्रिक देश है, ये एक बॉडी वेरी स्लोली इट इज मूविंग टुवर्ड्स द तानाशाही। आज जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है विच वाज एस्टैब्लिश्ड बाय जवाहरलाल नेहरू जी, उसके बारे में उसको किस तरह से डिस्ट्रॉय करा जा रहा है ये भी हमने देखा है। किस तरह से एक विशेष वर्ग के लोगों के ऊपर इस तरह की टिप्पणियां करना, उनको घुसपैठिए बताना और उनको लोग मतलब उनके कपड़ों के बारे में बात करना और ये कहना कि किस तरह से लोगों को कपड़ों से पहचाना जा सकता है और कौन से लोग हैं, किसकी तरफ वो इशारा कर रहे हैं कि जिनके घर में बच्चे बहुत सारे होते हैं। तो देखिए, इस तरह से हम भी रिस्पेक्ट आवर प्राइम मिनिस्टर। सीमा जी, बयान तो शरद पवार के भी हैं जब उन्होंने बाला साहब ठाकरे को लेकर जो टिप्पणियां की थी। मैं लौटूंगा आप सभी मेहमानों के साथ पास में, लेकिन इस पूरे मुद्दे को लेकर आखिर हम बहस क्यों कर रहे हैं, ये सवाल क्यों महत्वपूर्ण हो जाते हैं, वो भी देख लेना बहुत जरूरी है। तो देखिए, हिटलर के से देश के प्रधानमंत्री की तुलना आखिर क्यों की गई, ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी के बयान की तुलना जो है वो हिटलर से की है। साथ ही सियासी फायदा क्या गाली से होगा फायदा, ये सियासी कायदा बना लिया गया है क्या, ये भी एक बहस का बड़ा मुद्दा है, बड़ा सवाल है। और ये सवाल चुनावी मैदान के अंदर लगातार बार बार खड़ा होता नजर आता है। साथ ही मुद्दा विहीन चुनाव है, इसीलिए गाली वाला दाव चला जा रहा है। कहीं ना कहीं जो चुनावी मैदान है उसको मथने की कोशिश की जा रही है, बंटवारा बनाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही विपक्ष की शब्दावली में क्या सिर्फ गाली ही है, क्योंकि इस तरीके के बयान कई बार सामने आते हैं। प्रधानमंत्री ही नहीं, बीजेपी के तमाम नेता जो है वो गिनवाते रहे पूरी गालियों की फहरिस्त। और साथ ही पीएम को गाली देने से जनता की क्या ताली मिलेगी, क्या जनता की ताली बटोरने के लिए ये तमाम कवायद और ये कोशिश हो रही है। शाइना एनसी, क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री की गाली का इस्तेमाल विपक्ष उन पर आरोप लगाने के लिए और भावनाओं को भड़काने के लिए करता है, तो बीजेपी भी वही इस्तेमाल करती कहती है वो गाली को गहना बना लेते हैं? उपाध्याय जी, सबसे पहले ये देश के प्रधानमंत्री है, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं। 140 करोड़ भारतीय नागरिक ने मोदी जी को चुना है। अभी आप इनका सम्मान नहीं रख सकते हैं तो ये गाली गलौज क्यों? एक तरफ ओवैसी बोलते हैं कि हिटलर शाही, दूसरे तरफ कांग्रेस बोलते हैं कि ये देखिए क्या कर रहे हैं, इन्फिल्ट्रेटर्स बुलाते हैं मुसलमानों को। प्रधानमंत्री ने कभी ये नहीं कहा है। और ये तुलना करना कि ये प्यूटिन है, ये देखिए संविधान को असुरक्षित भाव से बदलाव इतना आने वाला है कि पूरा संविधान ही बदलने वाले हैं, ये अफवाहें आप क्यों फैला रहे हैं? ये प्रधानमंत्री वो प्रधानमंत्री है जिन्होंने संविधान चाइना एनसी, लेकिन जब मामला सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का था, तब फिर इसके अंदर मजहब के आधार पर या किसी के अधिकार के बारे में जो ये बातें की जा रही हैं, ये आखिर फिर उठाने की जरूरत क्यों पड़ गई? अब तो 10 साल से बीजेपी की सरकार है। टिप्पणी करनी है उपाध्याय जी, जब प्रधानमंत्री ने मुस्लिम्स के बारे में बात की, उन्होंने क्या कहा? बांग्लादेशी रोहिंग्यास जो इन्फिल्ट्रेटर्स हैं। अभी इसको आप घुमा फिरा के कुछ अलग बोलेंगे तो आप जाने आप क्यों कर रहे हैं। दूसरे तरफ आपने बिल्कुल सही बोला, क्योंकि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसका मतलब है हर एक धर्म। और आप देखिए भारत के मुसलमान सबसे चलिए घनश्याम जी और साथ ही सीमा मलिक भी हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, उनकी भी टिप्पणी लेंगे, लेकिन उससे पहले जरा ये बता दें आपको कि ओवैसी के बयान को लेकर जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि मोदी अगर हिटलर होते तो ओवैसी की जुबान खुलती क्या, इस सवाल के साथ उन्होंने तंज किया है। यानी सीधे सीधे वो कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप बोल पा रहे हैं, यही बताता है कि देश में लोकतंत्र है। तो गिरिराज सिंह ने क्या कुछ कहा है वो सुनवा देते हैं आप। नहीं हिटलर शाही
मोदी अगर हिटलर शाही होते तो ओवैसी की जुबान खुलती, भारत माता को गाली देते। नहीं, हिटलर शाही, मोदी अगर हिटलर शाही होते तो ओवैसी की जुबान खुलती, भारत माता को गाली देते। तो देखिए गिरिराज सिंह ने क्या कुछ कहा, घनश्याम जी आपने भी सुना होगा। वो तो ये कह रहे हैं कि अगर बोल पा रहे हैं, विपक्ष जो है उसको आजादी है अपनी बात रखने का, जनता के बीच ले जाने का, और तमाम तंज प्रहार किए जा रहे हैं, तो फिर आखिर इस तरीके की तुलना, इस तरीके की उपमाएं क्यों? दो बातें संक्षिप्त में कहूंगा। प्रधानमंत्री जी के घिनौने प्रोपेगेंडे और विशाली हेट स्पीच के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। दर्शक देख सकते हैं क्या डॉक्टर मनमोहन सिंह विश्वसनीय हैं या नरेंद्र मोदी जी। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपनी डिग्री नहीं छुपाई, अपनी पत्नी के बारे में नहीं छुपाया, कोई झूठ नहीं बोला। यहाँ शाइना एनसी भी नहीं बता सकती कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कौन सी 3 बातें झूठ बोली, और प्रधानमंत्री के 30 झूठ आम जनता को पता है। तो वो एक बात छोड़ दीजिए। दूसरी बात की ओवैसी जी भारतीय जनता पार्टी की टीम, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, ये गलत बात है, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। दूसरी बात मैंने कहा, संक्षिप्त में कहूंगा। दूसरी बात कि प्रधानमंत्री जी और ओवैसी लगातार शुरू से कोशिश कर रहे हैं कि लोग हिंदू मुसलमान हो जाएं, लेकिन ये चुनाव बेरोजगारी का है। जिस भारतीय जनता पार्टी ने देश को सबसे बुरी बेरोजगारी दी है, युवाओं के भविष्य को समाप्त कर दिया है, गरीबों को, आम जनता की, बीजेपी कह रही है कि विपक्ष की बेरोजगारी का चुनाव है, इसीलिए वो परेशान है। मुझे बीच में टोकिए मत, एक वाक्य पूरा करने दीजिए। जनता जानती है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई तो झूठ बोलने वाले ये लोग सिलेंडर को 2000 रुपए का कर देंगे, पेट्रोल को 200 रुपए का कर देंगे, और अपने चुनिंदा पूंजीपतियों को लूट करके इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे माध्यमों से पैसा देते रहेंगे। चंदा लो धंधा दो। 13,000 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी ने चंदा कमाए हैं 10 साल में, जो उन्होंने 70 साल में नहीं कमाए। प्रधानमंत्री जी को लगता होगा कि इस देश की सारी संपत्ति का एकमात्र हक। चलिए आप बार-बार घनश्याम जी प्रधानमंत्री के बयान का जिक्र कर रहे हैं, मैं शाइना के पास वापस लौटूं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी के बयान को लेकर किस तरीके से कांग्रेस उन पर हमलावर है, और प्रधानमंत्री के बयान के बाद किस तरीके से सियासी बयानबाजी का दौर जारी है, वो भी जरा दर्शकों को दिखा देते हैं, फिर मैं बहस पर लौटूंगा। लगातार झूठ बोलने का काम करते हैं। पहले हमारे मैनिफेस्टो में मुस्लिम लीग की छाप चिपका रहे थे, जब वो नहीं माना लोगों ने, जब वो नहीं चिपका तो अब बेतुकी बेवकूफ़ी की बातें करने लगे कि कांग्रेस कहती है हम लोगों की संपत्ति लेकर बांट देंगे गरीबों में। ना हम ऐसा कहते हैं, ना हमारे मैनिफेस्टो में ऐसा कुछ है। असलियत ये है कि आपकी कुत्सित मानसिकता हमारे मैनिफेस्टो के बारे में दुष्प्रचार करने की दुनिया जान रही है। मैं डंके की चोट पर कहती हूँ, इस देश में अमीरों और गरीबों के बीच में जो बढ़ती हुई खाई है, अगर उसको समय रहते न पाटा गया तो वो एक सामाजिक असुरक्षा का कारण बनेगा। खुद जमानत पे चल रहे हैं, वो खुद बेल पे हैं, इसलिए पूरा देश जानता है कि उन्होंने अपने समय के अंदर कितने घोटाले किए, और उन घोटालों की जांच हो रही है, और उसमें वो खुद और उनके कई ऐसे जो नेता है कांग्रेस के, जो आने वाले समय में जेल में जाने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ चुनावी के समय लोगों को प्रलोभन देने के लिए कह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इनका आने वाले समय में कभी ये न तो प्रधानमंत्री बन सकते हैं, ना ही ये कभी इस देश का नेतृत्व कर पाएंगे, क्योंकि जनता आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है। जी न्यूज़।